So today what I have for you, today I have some important questions on forms of poetry. जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए भी। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, ये मेरा थर्ड एमसीक्यू और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, उसको लेकर के मैं बात करूंगा। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल एंड यू विल गेट बोथ नियर अबाउट 90 क्वेश्चंस ऑन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इन दिस सीरीज। If it's visible, let me know. I hope you got it. Yes, sir. So, the first question which is on screen before you is a literary device. वो कौन सा literary device है that demonstrates the long and short patterns through stressed and unstressed syllable? वो कौन सा literary device है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता, क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता, लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न्स को किया जाता है। और यह लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न कैसे जो है स्टेट होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के रूप में। किसके रूप में? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, इज अ लिटरेरी डिवाइस। वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स, लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न्स को थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के रूप में। दिस इज व्हाट, दिस इज रिदम। इसमें जितना भी चीजें दी गई है उसमें कौन सा चीज है? रिदम है। अगर यही चीज होता, यहाँ पे वर्ड बीटर होता, तो इसका आंसर मीटर भी हो सकता है। लेकिन मीटर का जो डिफिनेशन होता है उसमें क्या है? मीटर इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड फॉर्म। या मीटर इज व्हाट? सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलेबिक, सिलेबिक वर्ड्स या सिलेबस इन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न। लेकिन जब आप रिदम की बात करते हैं तो रिदम में क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स होता है रिदम में। और उसमें भी क्या देखा जाता है? स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स होता है, पार्टिकुलरली इन वर्ड्स फॉर्म। तो इफ द क्वेश्चन कम्स, कौन सा क्वेश्चन? इज अ लिटरेरी डिवाइस, वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स, दैट शोज, क्या शो करता है? द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स, लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न्स को किसपे? थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। किसपे शो करता है? स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, particularly in words forms, words forms, that is what, that is rhythm. क्वेश्चन नंबर 2 है, इज अ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक। एक अंतर आप देखिए जो अभी मैं बात कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड पैटर्न तो होता है, लेकिन यह क्या होता है? सिलेबिक पैटर्न होता है। इस सिलेबिक पैटर्न वो भी क्या होगा? वर्ड्स पे होगा। और ये किसमें? विद इन द लाइन ऑफ द पोयम, विद इन द लाइन्स ऑफ द पोयम। इफ, और ये क्या हो जाएगा? किसी भी जो पोयम्स का लाइन है ये चीज उसके अंदर देखी जाती है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा आपका पैटर्न है या वह कौन सा आपका लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ये चीज देखी जाती है? कौन सी चीज देखी जाती है? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक पैटर्न देखा जाता है। व्हाट इज शोन? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड syllabic pattern in words are within the line of a poem। वो कौन सा है? दिस इज व्हाट, दिस इज अ मीटर। मैं फिर से बता दूं अगर कोई पूछता है व्हाट इज मीटर, मीटर इज स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक पैटर्न। व्हाट पैटर्न? सिलेबिक पैटर्न। मीटर जो डिसाइड किया जाता है वह सिलेबल पर डिसाइड किया जाता है। उसके लिए वर्ड ये नहीं होता, लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न नहीं होता कि लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न, बल्कि उसमें क्या होता है? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक पैटर्न।
ये आप नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मीटर, meter is stressed and unstressed syllabic pattern in a verse or within the lines of the poem। एक या तो एक लाइन में होगा या पोयम की जितनी भी लाइनें हैं उनमें होगा। इन अ वर्स और विद इन अ लाइन ऑफ द पोयम। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस इज बीटर। यह बीटर होता है जिसमें आप क्या देखते हैं, यू सी व्हाट, यू सी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलैबिक पैटर्न, जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलैबिक पैटर्न देखा जाता है इन अ वर्स और विद इन द लाइन ऑफ अ पोएम। फिर से मैं पहले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कौन सा था, वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें की लिटरेरी डिवाइस की बातें कर रहा है कि वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसपे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स, लॉन्ग पैटर्न और शॉर्ट पैटर्न्स। ये वर्ड जो लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न्स आया हुआ था, यह चीजें जो है किसमें नहीं आता है, यह चीजें बीटर का हिस्सा लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न नहीं होता। उसमें कौन सा चीज है, बीटर में स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक पैटर्न, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबिक पैटर्न। और इसमें क्या होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स, और जिसपे थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स का क्या होगा, रिदम में। क्योंकि जब आप रिदम की बात करते हैं तो रिदम का मतलब होता है लय, तुक, ताल। इफ यू टॉक अबाउट रिदम, तो लय तुक ताल आप कैसे डिसाइड करते हैं, किसी वर्ड को हम कितना ज्यादा खींच रहे हैं और कितना जो है आसानी से हम उसे छोड़ रहे हैं, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज लय तुक ताल, एंड दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, particularly in verse forms। दिस इज व्हाट, दिस इज रिदम। मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। मे आई नो? यस सर। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इज अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एक जैसे शब्दों का, एक जैसे आवाज वाले शब्दों का, सिमिलर साउंडिंग। पहली बात तो रिपीटिशन होगा, दूसरा चीज क्या होगा, सिमिलर और साउंडिंग वर्ड, एक जैसे आवाज वाले शब्दों का रिपीटिशन आखिरी एट द एंड ऑफ लाइन्स, और जो कहाँ पे आता है, ज्यादातर किसी पोयम के लास्ट में आता है। देखिए उसका क्या होता है, उसको मीटर कहा जाता है, उसको राइम कहा जाएगा, उसको एलिट्रेशन कहा जाएगा, या उसको रिदम कहा जाएगा, उसको राइम कहा जाएगा। क्यों राइम कहा जाएगा, राइम का यही वही ही होता है कि हम लोग कहते हैं कि राइम का डिफिनीशन क्या है। तो राइम का जो डिफिनीशन है, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। व्हाट रिपीटिशन, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों का रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स occurring at the end of the lines, जो कहाँ पे घटित होता है, एक occurring at the end of the lines in poems or song। किसी पोयम में या सॉन्ग में जो अंत में घटित होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको राइम कहा जाता है। सो देर आर 2 or 3 पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। उनमें से तीसरा पॉइंट क्या है, वह पॉइंट है, अ rhyme is a repetition of similar sounding words occurring at the end of lines in poems or songs। This is what, this is the rhyme। Second important point कि meter is a stressed and unstressed syllabic pattern in a verse or within the lines of a poem। This is what, this is meter। तो क्या तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है कि मीटर क्या है, और राइम क्या है, और आपका रिदम क्या है। मैं फिर से हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं राइम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइम में समान ध्वनि वाले शब्दों का रिपीटिशन होता है। इन राइम यू फाइंड द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स।
राइम में समान ध्वनि वाले शब्दों का रिपीटिशन होता है, और यह रिपीटिशन कब होता है? आखिरी एट द एंड ऑफ लाइन्स। यह हमेशा किसी भी पोयम में जो लाइन आती है उसके एंड में आता है, या सॉन्ग में जो भी लाइन है उसके एंड में होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार, पहली लाइन के लास्ट में क्या है? शार आया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन, नेचर सेड अ लवली फ्लावर। तो जो भी पूरा लाइन है, पहली लाइन का अंतिम शब्द, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द लगभग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, एक समान ध्वनि वाले शब्द है जिनका रिपीटिशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? आखिरी एट द एंड ऑफ द लाइन्स। इसके अलावा जो आपका राइम होता है, यह 3 तरह से मेजर तौर पे होता है। एक होता है मास्कुलिन राइम, जिसमें स्ट्रॉन्ग सिलेबल होता है और वो मोनोसिलेबिक वर्ड होता है। जब मोनोसिलेबिक वर्ड जो है क्या होता है? रिपीट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका मास्कुलिन राइम कहा जाता है। मोनोसिलेबिक वर्ड, एक सिलेबल वाला वर्ड, जैसे अगर किसी लाइन में सो आ जाए, SOW सो, दूसरी लाइन में बो आ जाए, BOW बो, इसको क्या कहा जाएगा? मास्कुलिन राइम कहा जाएगा। उसके बाद जो है आपका फेमिनिन राइम होता है। फेमिनिन राइम कौन सा होता है? फेमिनिन राइम वह राइम होता है जिसमें कि दो शब्दों का, जिसमें कि क्या होता है? दो शब्दों का 2 सिलेबिक वर्ड्स होगा। नॉट दो शब्द, एक शब्द होगा लेकिन 2 सिलेबल होगा। जैसे अगर किसी भी आप लिखते हैं इवनिंग और किसी भी आप लिखिए मॉर्निंग, तो इवनिंग और मॉर्निंग ये लगभग लगभग एक उसका हिस्सा जो है क्या है कि वो कर रहा है। ऐसे ही हाफ राइम है, आई राइम है, और आपका जो है ट्रिपल राइम है, जो 3 सिलेबल वाले होते हैं। तो जो आपका राइम है, वह राइम कुछ नहीं है बल्कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, occurring एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएम्स और सॉन्ग्स। इसी तरह से जो आपका मीटर के बारे में कहा जा रहा है, मीटर इज द स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलैबिक पैटर्न इन वर्ड्स और विद इन द लाइन्स ऑफ द पोएम। दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया, रिदम समझ में आ गया, मीटर समझ में आ गया और राइम समझ में आ गया। Yes, sir. Now you see question number 4 is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। ये एलिट्रेशन है। कैसे समझ में आ रहा है? इज अ स्टाइलिस्टिक डिवाइस, एक बहुत ही अच्छी या स्टाइलिस्टिक डिवाइस, इन विच जिसमें कि अ नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसमें अ नंबर ऑफ वर्ड्स, जिसमें कई शब्द हैविंग द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, जिसमें कि जो है क्या है? पहला जो है कंसोनेंट साउंड होगा, हैविंग द फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, जिसमें कि सेम सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड होगा, आकर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज, जो लगातार घटित होता है, उसको क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। एलिट्रेशन कुछ नहीं है बल्कि एलिट्रेशन क्या होता है? इट्स अ रिपीटिशन, यह रिपीटिशन है ऑफ अ स्पीच साउंड, एक स्पीच साउंड का, इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, नजदीक आए हुए शब्दों का, इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। तो एलिट्रेशन में अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, और यह अक्षर जो है नजदीक आए हुए वर्ड्स में रिपीट होते हैं, सिमिलर साउंड्स उसमें होता है। और ये जो वर्ड, ये जिन अक्षरों का रिपीटिशन होगा वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट, उसमें जो साउंड निकलेगा कौन सा निकलेगा? कॉन्सोनेंट निकलेगा, ना कि वाउल निकलेगा, ना कि वाउल निकलेगा। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि एलिट्रेशन एक स्टाइलिस्टिक डिवाइस है जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, और उन नंबर ऑफ वर्ड्स में क्या होता है? हैविंग द सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, और उसमें जो है रिपीटिशन होता है किसका? उन अक्षरों का जिस जो कंसोनेंट साउंड लेकर के चलते हैं। दिस इज अ रिपीटिशन, एलिट्रेशन का।
ये भी क्लियर हो गया? मे आई नो? यस सर। या जैसे अगर मैं लिखूं हाउ हाई हिज हाईनेस, हाउ हाई हिज हाईनेस, पहले में एच, दूसरे में एच, तीसरे में एच, चौथे में एच, हाँ इस तरह से जितने भी हाउ हाई हिज हाईनेस। तो इसमें जो शब्द का रिपीटिशन हो रहा है, जो जितने भी शब्द आए हैं उसमें एक समान ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट वाला जो अक्षर है उसका रिपीटिशन एच 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 एच। दिस इज व्हाट, दिस इज आपका इलिट्रेशन, हाउ हाई हिज हाईनेस, दिस थिंग। Next question which you have to remember, that is men sell the wedding bells. Yeah, men sell the wedding bells. A very important point. इसमें आपको क्या नजर आ? Men sell the wedding bells. You found कि इसमें क्या है? Here you see कि men sell the wedding bells. You here see what? You here see not consonant, but here you see assonance. How do you see assonance? assonance में जो रिपीटिशन होगा वह वाउल साउंड का होगा। किसका रिपीटिशन होगा? वाउल साउंड का। कैसे वाउल साउंड का? मेन, ई, सेल, ई, वेडिंग, बेल, पीई। जो आपका इंटरवीनिंग वाउल है, बीच में जो वाउल आया है ई ई ई ई ई, here you see what? Here you see assonance. So this is the difference between alliteration and assonance. alliteration में जो शब्दों का रिपीटिशन होगा, जो शब्द आएंगे और उसमें जो नियर बाई वर्ड्स जो नियर बाई वर्ड्स होगा किसी लाइन में, उसमें जिस लेटर का पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, वह लेटर कॉन्सोनांट साउंड लिया रहता है। विच साउंड? कॉन्सोनांट साउंड। और इसमें जो है जो दिखाया गया है कौन सा इसमें है? इसमें जो है वाउल साउंड का। मेन सेल दी वेडिंग बेल, मेन सेल दी वेडिंग बेल, दिस थिंग्स यू फाइंड हियर। डिक्शन कैन बी, करें कि डिक्शन को क्या कहा जा सकता है? डिक्शन कैन बी डिफाइंड एज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। डिक्शन जो है स्टाइल है स्पीकिंग का, राइटिंग का, डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कभी भी डिक्शन आता है, डिक्शन का मतलब डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड। डिक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड, हम किस तरह के शब्दों का सिलेक्शन कर रहे हैं। डिक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड, डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय अ स्पीकर और अ राइटर, स्पीकर या राइटर का। तो कभी भी अगर डिक्शन का पूछा जा सकता है, डिक्शन कैन बी डिफाइंड व्हाट? डिक्शन इज अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय अ स्पीकर और राइटर। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? डिक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड। कैसे वर्ड्स का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड? अगर जो है चाहे वो वर्ड्स राइटिंग के लिए सिलेक्ट किया जा रहा हो, चाहे वो वर्ड स्पीकिंग के लिए सिलेक्ट किया जा रहा हो, तो डिक्शन रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। Diction can be defined as a style of speaking or writing determined by the choice of words by a speaker or a writer. And diction is what? Diction is selection of words. The figure of speech that uses to compare two distinctly different things is indicated by words like and as. ये हम सारे लोग जानते हैं। को फिगर ऑफ स्पीच जिसमें लाइक और एज आता है,
उसको हम क्या कहते हैं, सिमली कहते हैं। फिर से मैं डिफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ। द फिगर ऑफ स्पीच, वह फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस टू कंपेयर, जिसमें जो है उन शब्दों को यूज किया जाता है कंपेरिजन के लिए। कौन से शब्दों को? लाइक का और एज का। टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स इज इंडिकेटेड बाई वर्ड लाइक एंड एज। वो कौन सा? दैट इज सिमली, SIMILE। नेक्स्ट है, व्हाट डिवाइस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग। व्हाट डिवाइस इज अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग। वह कौन सी डिवाइस है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है? व्हाट डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है? इज अ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है ऑफ टू अनलाइक थिंग, दो असमान चीजों का। विच सेज वन थिंग इज अनदर, जिसमें ये कहा जाता है कि एक चीज दूसरी है, जिसमें कहा जाता है कि एक चीज दूसरी। व्हाट डिवाइस, वह कौन सी चीज है? इज अ कंपैरिजन, जिसमें तुलना की जाती है ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, दो असमान चीजों का। और ये कहा जाता है कि यह चीज जो है एक चीज बन जाती है। फिर मैं बता दूं, व्हाट डिवाइस, वह कौन सी डिवाइस है? इज अ कंपैरिजन, जिसमें लगभग एक तुलना तो होता है, टू अनलाइक थिंग, दो असमान चीजों का। लेकिन ये कहा जाता है कि ये असमान चीजें भी एक है। वो कौन सी चीज है? दैट इज मेटाफर, METAPHOR। बिल्कुल बात सही है कि अगर आप कहते हैं कि कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो जो कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप एक अलग चीज है, कैमल एक अलग चीज है, दोनों असमान है। लेकिन फिर भी दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग क्या बना देते हैं? एक बना देते हैं। तो वह कौन सा डिवाइस है? इज अ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है ऑफ टू अनलाइक थिंग्स, दो असमान चीजों का। विच सेज, जिसमें और कंपैरिजन के लिए कोई शब्द नहीं यूज किया जाता वहां पर, कंपैरिजन के लिए कोई शब्द नहीं यूज किया जाता है, और उसको मिला करके क्या कर दिया जाता है? एक कर दिया जाता है। विच सेज वन थिंग इज अनदर, दोनों मिलाकर एक है। मेटाफर, वो क्या है? मेटाफर। व्हाट फिगुरेटिव लैंग्वेज, वो कौन सा फिगुरेटिव लैंग्वेज है? इज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, जिसका यूज किया गया गिवन सेंटेंस में। द बॉय वाज एज फास्ट एज अ रॉकेट, जो लड़का था वह इतना तेज था जितना कि रॉकेट। एज ही स्पेंड ऑन हिज बाइस, एज ही स्पेड ऑन हिज बाइसिकल, और वह बहुत तेजी के साथ अपनी बाइसिकल को चलाया। द बॉय वॉज एज फास्ट, जो लड़का है वह उतना तेज था। द बॉय वॉज एज फास्ट एज अ रॉकेट एज ही स्पेड ऑन हिज बाइसिकल। तो एज का, लाइक का, इसका जब यूज किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, वी नो कि वो आंसर क्या है? दैट इज सिमली। सो सिमली में कंपैरिजन जो होता है, दोनों को एक समान दिखाया जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए एज और लाइक का यूज किया जाता है। जब कंपैरिजन के लिए एज और लाइक का यूज किया जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि दोनों एक समान, दोनों इक्वल है। लेकिन जब जो है ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, दो असमान चीजें हैं और दोनों एक हो जाती हैं, दोनों को एक मान लिया जाता है, तो दैट इज मेटाफर। लेकिन उसमें कंपेरिजन वाला वर्ड सो एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता। अब जैसे इसी में था, द बॉय वॉज एज फास्ट, लड़का उतना तेज था एज अ रॉकेट, जितना कि एक रॉकेट। तो बॉय और रॉकेट अलग अलग चीजें हैं, इनका तुलना हो रहा है, लेकिन इनको फिर भी अलग रखा गया है एज का यूज करके। बॉय उतनी ही तेज है जितना कि रॉकेट तेज है, ये नहीं कहा गया कि द बॉय इज रॉकेट। अगर ये कहा जाता कि द बॉय इज रॉकेट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लड़का रॉकेट है, रॉकेट लड़का है, मतलब दोनों एकदम उसमें उसमें। तो जब भी कंपेरेटिव वर्ड, कंपैरिजन का जो वर्ड होता है लाइक सो का यूज किया जाएगा, दैट इज सिमली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन क्वालिटीज। वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज का हम एट्रीब्यूशन पाते हैं? तो उसमें जो एट्रीब्यूशन है, हम सारे लोग जानते हैं वो कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में जो डेड ऑब्जेक्ट होता है उसको भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो ह्यूमन बींग्स जैसा बिहेव कर रहा है। इज अ फिगर ऑफ स्पीच, वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दैट एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं, किसका एट्रीब्यूट्स देखते हैं? ह्यूमन क्वालिटीज का, ह्यूमन क्वालिटीज का, टू दैट विच इज नॉन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन नहीं है।
तमाम ऐसे उदाहरण जिसमें डेथ लेज हिज आइसी हैंड, ताकि मौत ने अपना बर्फीला हाथ राजा के ऊपर रखा, या सो मेनी थिंग्स यू फाइंड कि द लिविंग थिंग्स जो है किसके जैसा बिहेव करते हैं, लिविंग थिंग जैसा बिहेव करते हैं। इज अ फिगर ऑफ स्पीच, वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंट, जिसमें दो अपोजिट आइडियाज को ज्वाइन किया जाता है टू क्रिएट एन इफेक्ट, एक प्रभाव लाने के लिए। अपोजिट आइडियाज को इज अ फिगर ऑफ स्पीच, तो अपोजिट आइडियाज को, ना तो मिटोनिमी है, ना पर्सनिफिकेशन है, ना हाइपरबोली, ऑक्सीमोरॉन है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट आइडियाज की जगह वर्ड यूज करना चाहिए था, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स, इन विच टू अपोजिट वर्ड्स। अगर आइडियाज भी किए तो ठीक है, वर्ड से आइडियाज आता है, लेकिन दो अपोजिट शब्दों को जहां पर ला के रखा जाता है, जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, या जो है क्या कहते हैं कि अ, कुल कुल बहुत सारा की ओपन सीक्रेट वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरह के अगर हम वर्डों का यूज करते हैं तो वो सब किसके हिस्से बनते हैं, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फिगर और स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेम थिंग और कॉन्सेप्ट। उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताइए जिसमें जो है क्या किया जाता है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग और कॉन्सेप्ट इज रिप्लेस, जिसमें किसी चीज को या किसी कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया जाता है, इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रिप्लेस्ड बाय द नेम ऑफ समथिंग, उस चीज से, बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेम थिंग और कॉन्सेप्ट, जो उसी से एसोसिएटेड होगा, या चाहे वह थिंग होगा चाहे वह कॉन्सेप्ट होगा, जिसको रिप्लेस किया जाता है वह एकदम वैसे ही होता है, या क्या होता है, मिटोनिमी। मिटोनिमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो है किसी चीज को अगर रिप्लेस किया जाता है तो वह रिप्लेस होने वाला चीज एकदम वैसा ही होगा, जिसको रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह जो लाया जाएगा वह वैसा ही होगा, क्लोजली एसोसिएटेड होगा उससे, दैट इज मीटोड। जैसे इफ आई टॉक या इफ आई से पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, ये हम लोग जानते हैं। तो जो पेन का यूज है वो किसके लिए है, राइटर के लिए, राइटर के सेंस में आता है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड राइटर को लेकर के बात होती है, कि पोएट या राइटर या ऑथर इज माइटर देन स्वॉर्ड। तो चाहे पेन यूज करिए, चाहे आप ऑथर यूज करिए, राइटर यूज करिए, जर्नलिस्ट शब्द यूज करिए, या अगर आप कहते हैं स्वॉर्ड तो स्वॉर्ड किस कौन है, आपका सोल्जर है। तो वहां पे क्या हो सकता है कि पोएट इज माइटर देन सोल्जर, जर्नलिस्ट इज माइटर देन सोल्जर, जो भी हम वर्ड यूज करें वो उससे उसमें मिटोनिमी इज अ टाइप ऑफ मिटोनिमी, एक तरह का मिटोनिमी का टाइप होता है, इन विच पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट द होल और इट मे यूज अ होल टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। सिनेक्डोकी है, सिनेक्डोकी में पार्ट इज होल एंड होल इज पार्ट, सिनेक्डोकी में पार्ट इज होल एंड होल इज पार्ट, इसमें ये चीज आता है। जैसे ये होता है कि गिव मी 10,000 हैंड्स, गिव मी 10,000 हैंड्स टू डू दिस जॉब, इस तरह से करके उसमें एग्जांपल्स उसका राशि एक टॉपिक का। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस, वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है विच इज एज which use as modifier usually an adjective qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing, yes that is transferred epithet। ये आप समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस, वह कौन सा लिटरेरी डिवाइस है विच यूज यूज अ मॉडिफायर, जिसमें एक मॉडिफायर का यूज किया जाता है, विच यूज एज अ मॉडिफायर, जिसमें एक मॉडिफायर का यूज किया जाता है, यूजुअली एड एडजेक्टिव, जो जो एक तरह से साधारणतः देखा जाए तो एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, और यह जो है क्या होता है, क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन द पर्सन, जिसमें एक नाउन को क्वालिफाई किया जाता है या किसी दूसरे पर्सन, क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन अ पर्सन, इसमें पर्सन को ना दिखा करके वह नाउन को क्वालिफाई करता है, आर थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग, या जिस चीज को वह डिस्क्राइब करता है। तो पर्सन अपनी चीज को ट्रांसफर कर देता है
किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव को किसी दूसरी चीज, जैसे मैंने कई बार कहा था कि प्लाउमैन प्लाउमैन होमवर्ड प्लांट्स हिज वियरी वे, प्लफमैन होमवर्ड प्लांट्स हिज वियरी वे, किसान थके हुए रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो किसान थके हुए रास्ते से वापस आ रहे हैं, तो किसानों ने अपनी थकावट को किसमें ट्रांसफर कर दिया है, वे में कर दिया, वियरी वे, वियरी दैट इज आपका एडजेक्टिव है और वे आपका नाउन हो गया। तो वो एडजेक्टिव जो है किसमें जो है, किसी पर्सन में ना होकर के बल्कि किसी दूसरे नाउन में, मॉडिफायर यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, जो किसी नाउन में जाकर के क्वालिफाइज हो जाता है देन अ पर्सन, ना कि पर्सन में। द पोएटिक फॉर्म, वह पोएटिक फॉर्म दैट इज रिटन टुडे, की आज लिखी जाती है, इज डिफाइंड एज अ शॉर्ट पोयम, जो शॉर्ट पोयम होती है एक्सप्रेसिंग द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर, इसमें एक जो है स्पीकर के थॉट्स और फीलिंग को शो करती है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ लिरिक। लिरिक जो होता है एक शॉर्ट पोयम होता है जिसमें एक पोएट की, इसमें एक शॉर्ट पोयम है और एक एक पर्सन के थॉट्स या फीलिंग्स को उसमें एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेस। सो यही तक ही मैं रखना चाहूंगा, बिकॉज ओनली 6 or 7 people have joined this session, and meet you today.